चलिए चैप्टर 4 कर रहे हैं, हिंदी बुक का साहित्यिक विधाओं का परिचय। ठीक है, तो पहला ही जो टॉपिक है आपका चैप्टर 4 में वो आता है कविता। गुड मॉर्निंग। ठीक है, कविता क्या। हाँ, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। पेज नंबर 258 पे आ जाइए। कविता चैप्टर 4। तो पहला ही क्वेश्चन है कि काव्य की परिभाषा देते हुए उसके तत्वों पे प्रकाश डालिए। ठीक है, कि कविता क्या होती है और इसके एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो इसमें बेटा आपने दो दो डेफिनेशंस याद कर लेनी है, जिसमें से आप एक एक लिख के आ सकते हो, भारतीय आचार्य और पाश्चात्य विद्वानों की। ठीक है, तो इंडियंस में आप कर लेना भामा की। भामा ने क्या कहा है, शब्द तथा अर्थ को प्रकट करने वाली शब्द योजना को काव्य कहा जाता है। ठीक है, जब हम अपने शब्दों को इस तरह से अरेंज करते हैं कि उसमें भाव और अर्थ दोनों प्रकट हो, उसको काव्य कहा जाता है। ठीक है, और आचार्य दंडी की कर सकते हैं आप इसमें, कि अभीष्ट अर्थ को प्रकट करने वाली शब्द योजना को काव्य कहा जाता है। दोनों की जो स्टेटमेंट है वो एक जैसी ही है। इसके बाद अगर आप पाश्चात्य वाले में जाना चाहते हैं तो पाश्चात्य वाले में मिल्टन, क्योंकि कभी कभी 2 मार्क्स के उसमें क्वेश्चन आ जाता है कि भारतीय विद्वान और पाश्चात्य विद्वान द्वारा दी गई परिभाषा दीजिए कविता की। तो दो दो परिभाषा आप लोग याद कर लेना बेटा, दो दो इज मोर देन इनफ। ठीक है, पाश्चात्य विद्वान में मिल्टन की कर लो, कि मिल्टन के अनुसार कविता सादी, भावमूलक और रागात्मक होनी चाहिए। यानी कि कविता में एक तो राग होना चाहिए, जो क्या बोलते हैं, सुर होता है, ताल होता है, वो होना चाहिए। सेंशियस होनी चाहिए और सिंपल होनी चाहिए, फीलिंग्स होनी चाहिए उसके अंदर। ठीक है, और एक आप कर सकते हो कॉलरिज की कर लो, कविता शब्दों का उत्तम उत्तम क्रम विधान है। मतलब कि बेस्ट ऑर्डर है दुनिया का, जो क्रम है वो सबसे बेस्ट है दुनिया का कविता में। ठीक है, तो कॉलरिज और मिल्टन इन दोनों की सिंपल सी छोटी सी वो है, दोनों की कर सकते हो। इसके बाद परिभाषाओं के आधार पे कविता की क्या विशेषता हमारे सामने आती है। नीचे 5 पॉइंट दे रखे हैं, इनको मार्क कर लो बेटा। कविता में विचारों की अपेक्षा भावों की अधिक अभिव्यक्ति होती है। तो कोई भी पोयम आप पढ़ते हो तो उसमें थॉट्स जो हैं वो मायने नहीं रखते हैं, वो उसके अंदर फीलिंग्स जो होती हैं वो मायने रखती हैं। ठीक है, कि देशभक्ति के ऊपर है, दुख के ऊपर है, किस चीज़ के ऊपर वो कविता है। कविता के अंदर कल्पना होती है, इमेजिनेशन होती है, जीवन की आलोचना होती है, ये एक जीवन को क्रिटिसाइज करती है। ठीक है, भाषा संगीत में होती है, हमारी जो कविता होती है उसमें लय होती है, संगीत होता है। ठीक है, और आनंद अनुभूति होती है, जब हम कविता पढ़ते हैं तो हमें आनंद आता है, मजा आता है। ठीक है, इसी को काव्य की आत्मा कहते हैं। ठीक है, तो ये दो चीजें आपने इसके अंदर करनी है। फिर आ जाओ, सबसे नीचे लिखा है काव्य के तत्व। काव्य के तत्व हैं, पेज नंबर 260 से स्टार्ट हो रहे हैं। भाव तत्व, कल्पना तत्व, बुद्धि तत्व, शैली तत्व। ठीक है, भाव तत्व में मार्क कर लो, पहली 4 लाइन जो दे रखे हैं भाव तत्व में उनको मार्क कर लो, कि मानव मन में भाव ही परिवर्तित होकर रस दशा को प्राप्त होते हैं। कवि इस रस के आस्वाद के लिए काव्य रचना करता है, पाठक इसी के लिए काव्य को पढ़ता है। काव्य रचना में भावों को विशेष महत्व रहता है, लेकिन कवि को अपनी रचना में उच्च तथा सुंदर भावों की अभिव्यक्ति करनी चाहिए। इसके लिए कवि को संकीर्णता तथा सांप्रदायिकता से सर्वथा बचना चाहिए। तो भाव अर्थ यानी कि एक जो कवि है वो कविता फीलिंग्स अपनी एक्सप्रेस करने के लिए लिख रहा है, और जो पढ़ रहा है, जो विद्यार्थी उस कविता को पढ़ रहा है, वो उन फीलिंग्स को समझने के लिए उस कविता को पढ़ रहा है। तो दोनों के बीच में एक अच्छा रिलेशनशिप होना चाहिए, कविता लिखने वाले और कविता पढ़ने वाले के बीच में। जो भी कविता लिख रहा है उसको हमेशा जो तुम्हारी धर्म वाली जो चीजें होती हैं और जो तुम्हारी सांप्रदायिकता, जो कम्युनल राइट्स जो भड़का सकती हैं, ऐसी चीजों से उसको दूर रहना चाहिए। सेक्युलर बात करनी चाहिए, कभी भी किसी धर्म के प्रति कोई भी गलत बात नहीं कहनी चाहिए, जिससे कि किसी की भी भावना को ठेस पहुंचे। ठीक है, फिर दूसरा तत्व है कल्पना तत्व। इसकी पहली 2 लाइन कर लेना बेटा। कल्पना तत्व वह है जिसके बल पे कवि तिल का ताड़ बना सकता है। राइट, तो हम एक मतलब तिल को भी क्या कर सकते हैं, एक पहाड़ की तरह दर्शा सकते हैं। ठीक है, कल्पना द्वारा ही कवि भावों को वाणी देकर ग्रह बनाता है। कल्पना शक्ति कवि की अनुभूति को नवीन रूप प्रदान करती है।
ठीक है, अब मैं कल्पना है, कल्पना तो हम कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि एक सिंपल सा हम सीनरी देख रहे हैं, पहाड़ है, पहाड़ में से नदी बह रही है, ऊपर सूरज है। ठीक है, लेकिन हमने कल्पना करके उसको एक आदमी की तरह बना दिया कि सर पे मुकुट है, उसके चमक रहा है, ताज पहना हुआ है, उसके आंसू बह रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से हमने तिल का ताड़ बना दिया। ठीक है, तो कल्पना में हम छोटी सी चीज को बहुत विशाल करके दिखा सकते हैं। तो ये बताना है। तीसरे तत्व में बुद्धि तत्व, इसकी पहली 3 लाइन जो है, 4 लाइन उनको मार्क कर लो बेटा। कल्पना का सबसे बड़ा दोष यह है कि कभी-कभी वह सीमाओं का उल्लंघन कर जाती है, इसलिए कल्पना के संभावित दोषों का निराकरण बुद्धि करती है। बुद्धि तत्व द्वारा कल्पना के अतिरेक और अनौचित्य पर ब्रेक लगाया जा सकता है। बुद्धि वह चाबुक है जो कल्पना के घोड़ों को दौड़ाती तो है, लेकिन उनकी लगाम को भी कसकर रखती है। ठीक है, अब कविता है। ठीक है, अगर आपके पास दिमाग नहीं है, इंटेलिजेंस नहीं है, तो आप जो है बेलगाम हो जाओगे उसके अंदर। आप कुछ भी अनशन बातें उसके अंदर लिख दोगे कविता के अंदर। तो एक बंदा जो इंटेलिजेंट है, जिसके पास इंटेलिजेंस है, बुद्धि है, वो इस चीज पे ध्यान रखेगा कि मेरे जो शब्दों का चयन है, मुझे जो शब्द चूज करने हैं, वो ऐसे होने चाहिए जो किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुंचाएं। ठीक है, मेरे जो शब्द हैं वो ऐसे होने चाहिए जो किसी के लिए भी कोई गलत बात ना कह रहे हो। ठीक है, तो बुद्धि जो है वो उसी का काम होता है। हमारी हमारे विचार क्या है, विचार और कल्पना तो घोड़े की तरह दौड़ेगी, लेकिन उस पे लगाम लगाने का काम किसका है, हमारी बुद्धि का। ठीक है, मन में तो हमारे बहुत कुछ आता है, जैसे कि अगर किसी से लड़ाई भी हो रही है तो मन में तो बहुत कुछ आता है कि इसको क्या से क्या कह दें, लेकिन जो समझदार व्यक्ति है वो चुप चुप हो जाएगा, वो दो शब्दों में अपनी बात खत्म करके वहां से हट जाएगा। ठीक है, इसके बाद चौथा तत्व करना, शैली तत्व। शैली तत्व में तुम लोग मार्क करना बेटा, पेज नंबर 261 पे दूसरी लाइन पे आओ। पेज नंबर 261 की दूसरी लाइन पे लास्ट में, मार्मिक भावनाओं और विचारों की अभिव्यक्ति का एकमात्र साधन शैली है। यदि किसी कवि के पास मार्मिक भाव और गंभीर विचार हैं, लेकिन शैली नहीं है, तो वे गूंगे मनुष्य के समान है। लेकिन यदि शैली नहीं है, तो ये रिपीट हो गया है, लेकिन यदि शैली पर किसी कवि का पूर्ण अधिकार है, तो वह सफल कलाकार माना जाएगा। अब शैली क्या होता है, लिखने का स्टाइल। जैसे आप सबने उनकी, कौन है वो, पंचतंत्र की कहानियां कौन लिखते थे, मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद्र की आपने कहानियां पढ़ी हैं, तो उनकी क्या शैली होती थी कि वो जो एकदम छोटे छोटे कस्बों की कहानियां निकाल के लाते थे। ठीक है, उनके लिखने की जो शैली होती थी वो उर्दू होती थी, उसके अंदर उर्दू मिक्स्ड होती थी हिंदी के अंदर। ठीक है, और निजी प्रॉब्लम्स जो होती हैं लोगों की, वो निकाल के लाते थे, घर घर की जो प्रॉब्लम्स है वो निकाल के लाते थे। उसमें हास्य होता था, मजा होता था, फन होता था, इंटरेस्ट होता था। ये उनकी शैली थी, स्टाइल था। विलियम शेक्सपियर है, विलियम शेक्सपियर की क्या शैली थी कि उनकी जो लैंग्वेज थी वो लैटिन हुआ करती थी। ठीक है, और उसके बाद उसमें तुम्हारा क्या कहते हैं, रोमांस होता था उनकी, उसमें स्टाइल जो होता था उसमें रोमांस होता था, लव लव होता था। ठीक है, ये उनकी शैली थी। तो अगर आप कविता लिख रहे हो और आपकी कोई शैली नहीं है, आपका कोई स्टाइल नहीं है लिखने का, तो आपकी कविता का कोई मतलब नहीं है। आपकी शैली ही आपको अलग करती है दूसरे कवि से। ठीक है, फिर ये तत्व हो गए। इसके बाद इसमें बेटा 261 पे ये वाला कर लो, कविताओं के प्रकार। इसमें बाल गीत, बाल गीत कौन से होते हैं बेटा, जो बच्चों के लिए हम कविताएं लिखते हैं। ठीक है, छोटी छोटी जो कविताएं होती हैं वो बाल गीत होते हैं, सिंपल होते हैं। इसमें हम बच्चों को पशु पक्षियों के, समाज के, धर्म के, राष्ट्र के जो त्योहार होते हैं इनसे संबंधित कविताएं बता देते हैं। ये कविताएं सिंपल होती हैं, बच्चों को मजा आता है, इसमें इजीली वो याद कर लेते हैं, इनको पढ़ने में आसानी होती है। एक सिंपल सी कोई कहानी लिख, कोई कविता लिख देना, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। ठीक है, ये वाले लिख देना। इसके बाद वर्णनात्मक कविताएं, वर्णनात्मक कविताएं वो होती हैं बेटा जिसके अंदर किसी चीज का वर्णन किया जा रहा हो। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आपका, कौन सी बताएं, वो पढ़ी होगी आप सबने, हर बोले बुंदेलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। तो उसके अंदर क्या है कि उसके अंदर वर्णन किया जा रहा है कि झांसी की रानी किस तरीके से थी, है ना। चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी। तो इसमें वर्णन किया जा रहा है। ठीक है, तो आप इस तरीके से एक वर्णनात्मक कविता कोई लिख सकते हैं। फिर साहित्यिक कविता, साहित्यिक कविता जो होती है इसमें साहित्य, लिटरेचर को दिखाया जाता है, दर्शाया जाता है। ठीक है, हमारी कल्पना शक्ति जो रही है, भाव जो है, उनको किस तरीके से हम कौन सी भाषा यूज करके, छंद, छंद क्या होता है, स्टैंजा, जो 4-4 लाइनें होती है ना पोएम्स में, उस 4-4 लाइन को, पैराग्राफ को हम स्टैंजा बोलते हैं, छंद बोलते हैं। तो किस तरीके के अलंकार यूज किए गए हैं, एलिट्रेशन जिसको हम बोलते हैं। ठीक है,
अलिटरेशन क्या होता है, अलंकार क्या होता है, ये गहना होता है कविता का। ठीक है, क्या रस यूज किया गया है, ये सारी जानकारी साहित्य कविताओं के अंदर मिलती है। ठीक है, जैसे कि इसमें अ, ये कदम का पेड़ है। ठीक है, तो ये कदम का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे, मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे, ले देती यदि मुझे बांसुरी तुम दो पैसे वाली, किसी तरह नीचे हो जाती है कदम की डाली। तो एक तरीके से लिटरेचर इस चीज के अंदर सिखाई जा रही है, रस है, अलंकार है, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है बेटा कहानी। ठीक है, पेज नंबर 264 पे आओ। ब्रेडर मैथ्यू, ब्रेडर मैथ्यू की जो डेफिनेशन है इसको कर लो, कि कहानी एक पात्र की घटना से संबंधित विभिन्न गतिविधियों का चित्रण करती है। कोई एक कैरेक्टर होता है कहानी में, उससे रिलेटेड जो भी घटनाएं हो रही होती हैं, उन सब के बारे में वो, उन एक्टिविटीज को वो हमें दिखाती है। ठीक है, अब कहानियां क्या होती हैं, छोटी होती हैं, शॉर्ट स्टोरीज होते हैं। नॉवेल्स की बात नहीं हो रही है। नॉवेल्स जो होती हैं, उपन्यास जो होते हैं, ये बड़ी कहानियां होती हैं, इसमें बहुत सारे पात्र होते हैं। लेकिन एक कहानी में एक पात्र होता है जिसके चारों ओर हमारी स्टोरी रिवॉल्व कर रही होती है। जैसे कि मान लीजिए हामिद का चिमटा, ईदगाह जो आपकी कहानी थी, तो उसमें हामिद के अगेंस्ट, हामिद के अराउंड जो है कहानी रिवॉल्व कर रही थी, कि हामिद के पास पैसे नहीं है, हामिद की दादी गरीब है, हामिद ने चिमटा खरीदा, हामिद ने दादी के बारे में सोचा, हामिद मेला गया, हामिद के दोस्तों के पास जो था पैसा था, उन्होंने खिलौने खरीद लिए। तो वो हामिद वहाँ का मेन कैरेक्टर था, उसके साथ चारों जो एक्टिविटीज हो रही थी वो हमें बताई जा रही थी। तो इस तरह से आप एग्जाम्पल दे सकते हो। ठीक है, तो ब्रैडर मैथ्यू की कर लेना। इसके बाद इसमें इसके तत्व आ जाओ। नीचे ही लिखा है, संक्षेप में हम कह सकते हैं कि कहानी में जीवन को किसी एक अंश या मनोभाव को कथा के माध्यम से मनोरंजक तथा कौतूहलवर्धक शैली में लिखा जाता है। इसके तत्व देखो। कथानक, कथावस्तु। कथानक मैंने आपको बताया था कि प्लॉट होता है, हर इसमें लिख देना है, कोई भी चीज आती है कि उसमें प्लॉट एक होना चाहिए। तो कि मतलब वो कहानी जो है वो किस वक्त की दिखाई जा रही है, कौन सा टाइम है, कौन सी जगह है उसमें, कि कौन सा गांव है मान लीजिए। ठीक है, कौन सा वक्त चल रहा है। तो हामिद की कहानी है, तो भाई वो मान लीजिए कि एक गांव था, कोई भी नाम दे देना, और वो ईद का टाइम था, ईद का टाइम था वो। तो कथानक होता है कि प्लॉट क्या है आपका। इसके बाद पात्र और चरित्र चित्रण। तो उसके अंदर कैरेक्टर्स कौन कौन थे, तो हामिद था, हामिद की दादी थी, उसके दो चार दोस्त थे। ठीक है, तो कैरेक्टर्स होने चाहिए। उन कैरेक्टर्स का आप किस तरीके से चरित्र चित्रण कर रहे हो, यानी कि किस तरीके से दिखा रहे हो। तो हामिद को जैसे दिखाया गया, बहुत सेंसिबल बच्चा है, ठीक है, अपनी दादी से बहुत प्यार करता है, और उसके जो दोस्त हैं वो उनमें बचपना है, अभी वो अपने पैसे जो हैं वो मिट्टी के खिलौनों पे खर्च कर रहे हैं, जो ऐसे ही टूट जाएगा। ठीक है, कथोपकथन संवाद। कथोपकथन क्या होता है, डायलॉग्स। तो फिर उसमें डायलॉग्स भी होते हैं, भाई हामिद ने ये बोला, हामिद के दोस्त ने बोला मेरा सिपाही सबसे ताकतवर है, उसने ये बोला, उसने वो बोला। तो हामिद ने बोला कि मेरा चिमटा तो लोहे का है, तुम्हारे सारे मिट्टी के खिलौनों को यूं ही एक बार में तोड़ देगा। तो ये क्या है, डायलॉग्स है। तो डायलॉग से ही हमें पता चलता है कि कहानी के अंदर चल क्या रहा है। फिर देशकाल। देशकाल होता है वातावरण की, जो आपकी क्या बोलते हैं, बैकग्राउंड जिसको बोलते हैं एक तरीके से, कि बैकग्राउंड में आप क्या दिखा रहे हो। ठीक है, जैसे भौतिक वातावरण, फिजिकल एनवायरनमेंट आप क्या दिखा रहे हो। तो भाई वहाँ मेला था, ठीक है, मेला है, गांव का एनवायरनमेंट है, सूरज निकला हुआ है, मेले में तुम्हारे झूले थे, खिलौने वाली दुकानें थी, ये सब दिखाया जा रहा था। ठीक है, उद्देश्य। एक उद्देश्य जरूर होता है कहानी का, कि हमने क्या सीखा हामिद की कहानी से, कि भाई बच्चे जो हैं उनको भी सेंसिबल होना चाहिए। ठीक है, जरूरत की चीजों को हमें चाहत और जरूरत के बीच में फर्क समझना चाहिए। ठीक है, फिर भाषा शैली। ये एक स्टाइल क्या था, उर्दू में लिखी गई थी, ये हमारी जो हामिद की कहानी है, ईद का जो कहानी है, उर्दू भाषा में ये लिखी गई थी। उर्दू मतलब शुद्ध उर्दू नहीं है और शुद्ध हिंदी भी नहीं है, वो मिक्स्ड है। ठीक है, तो उस शैली के अंदर ये लिखी गई थी, और इसके अंदर एक मॉरल वैल्यू थी, एक शिक्षा दी गई थी। तो ये हमारे इसके तत्व हो गए। फिर कहानी की विशेषताएं क्या होती हैं, कि भाई कहानी जो है छोटी होती है। ठीक है, एक सिटिंग के अंदर इसको पढ़ लिया जाता है। एक सिटिंग यानी कि 1 घंटे या 1.5 घंटे में खत्म हो जानी चाहिए, ज्यादा लंबी होगी तो बोर हो जाएगा बच्चा। कहानी जो होती है वो इंसान के जीवन से जुड़ी होती है, रिलेटेड होती है, ताकि वो उससे रिलेट कर सके। ठीक है, कहानी में मनोरंजन होता है, क्यूरियोसिटी होती है। कोई भी कहानी जो है उसके अंदर कोई ना कोई एंडिंग जो होगी उसकी वो इफेक्टिव होनी चाहिए, आपके ऊपर कोई असर डालनी चाहिए। ठीक है, कोई उद्देश्य होना चाहिए, भाषा जो है वो सिंपल सरल होनी चाहिए, और कहानी में आदर्श होने चाहिए, पात्रों की जो चरित्र हैं वो अच्छे होने चाहिए, लोगों के लोग जो है उनको देख के कुछ सीखे। ठीक है,
अब ये कहानी के भेद दे रखे हैं। विषय प्रधान कहानियां, तो इस प्रकार की कहानियों में कहानीकार किसी एक विषय का उद्घाटन करता है अथवा किसी उद्देश्य पे प्रकाश डालता है। कोई एक टॉपिक उठा लेगा और उस टॉपिक के ऊपर उस कहानी को वो चलाएगा। तो प्रेमचंद ने प्रायः इसी प्रकार की यथार्थवादी कहानियां लिखी हैं। वे अपनी कुछ कहानियों में प्रगतिशील दृष्टिकोण को व्यक्त करते हैं अथवा कुछ कहानियों में गांधीवादी विचारधारा का प्रतिपादन करते हैं। जैसे आप लोगों को याद होगा कि उन्होंने एक कहानी लिखी थी, प्रेमचंद जी की थी मेरे ख्याल से, जिसके अंदर दो दोस्त होते हैं गांव के अंदर, ठीक है। तो एक दोस्त के साथ कुछ गलत हो जाता है और दूसरा दोस्त जो है वो सरपंच बन जाता है। तो वो सरपंच जब बनता है तो वो अपने दोस्त के अगेंस्ट न्याय करता है, तो उन दोस्तों में लड़ाई हो जाती है। फिर बाद में वो दूसरा दोस्त किसी वजह से सरपंच बनता है और वो ये तब उसको महसूस होता है कि जब हम सरपंच की जगह पे बैठते हैं, पंचायत सरपंच की सीट पे जब हम बैठते हैं, तो हम किसी के भी साथ अन्याय नहीं कर सकते, हम सच ही बोलते हैं। तो इस तरीके से इन्होंने एक सच्चाई के ऊपर कि अगर हम न्याय की उस कुर्सी पे बैठे हैं तो वहां पे हम किसी के साथ अन्याय नहीं कर सकते, चाहे वो हमारा कोई दोस्त ही क्यों ना हो। तो एक उद्देश्य के अराउंड रिवॉल्व करती है वो कहानी। फिर घटना प्रधान कहानियां, घटना प्रधान कहानियों में घटनाएं कथानक के निर्माण में मुख्य भूमिका निभाती हैं कि कहाँ पे वो हुई है, वो जो सीन है वो कहाँ हुआ है, किस तरीके से वो हुआ है, घटना होनी चाहिए। वातावरण प्रधान कहानियों में वातावरण को प्रमुखता प्रदान की जाती है कि वहाँ बैकग्राउंड कैसा है, ठीक है। गांव है, मेला है, किस तरीके का बैकग्राउंड है। चरित्र प्रधान कहानियों में जो चरित्र चित्रण होता है, हमारा कैरेक्टर होता है, उसके चरित्र पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है कि इसका जो चरित्र है वो कैसा है। भाव प्रधान कहानियों पे भाव पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है, ठीक है। चरित्र चित्रण, घटनाओं और कार्य व्यवहार का विशेष महत्व नहीं दिया जाता, भाव पे बल दिया जाता है। अब ये वाला जो क्वेश्चन है बेटा, हिंदी कहानी के उद्भव एवं विकास पे प्रकाश डालिए, ये याद करने वाले हैं। जितने भी ये उद्भव एवं विकास वाले हैं ये सब याद रटने वाले क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और ये चॉइस में आ जाते हैं, तो इनको पढ़ के बस रीड करके चले जाना कि अगर करने की जरूरत पड़ जाए तो कर लेना। तो हमारे प्राचीन वैदिक साहित्य, उपनिषदों, पुराण, जातकों में कथा के तत्व प्राप्त हुए हैं। मौखिक रूप से भी कुछ कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं। तो कुछ कहानियां जो है वो हमारी आज की बनी हुई नहीं है, वो कहीं वेदों से, उपनिषदों से, पुराणों से उठाई गई कहानियां हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी हम अपने बच्चों को सुनाते रहते हैं। तो विद्वानों ने हिंदी कहानी के विकास के 4 वर्ण अलग किए हैं। तो सबसे पहला है प्रेमचंद पूर्व हिंदी कहानी, यानी प्रेमचंद के आने से पहले जो हिंदी की कहानियां बनती थी कौन सी थी। तो ये काल हिंदी कहानी का आरंभिक काल कहा जाता है, सबसे शुरुआती काल कहा जाता है, ठीक है। इसके अंदर आपकी इंदुमती, दुलाई वाली, 11 वर्ष का समय, इस युग की ये प्रसिद्ध कहानियां हैं। तो दो याद कर लेना, इंदुमती और दुलाई वाली नाम याद हो जाएगा, ठीक है। फिर भगवान की प्लेग की चुड़ैल, गिरिजा दत्त व्यास की पंडित और पंडितानी, तथा वृंदावन लाल वर्मा की राखी बंद भाई तथा नकली किला आदि इस युग की उल्लेखनीय कहानी है। तो 2-3 याद कर लेना, भगवान की प्लेग की चुड़ैल याद रह जाएगा, ठीक है। गिरिजा दत्त व्यास की पंडित की पंडितानी, पंडित और पंडितानी, ये याद रह जाएगा। फिर आना प्रेमचंद युग पे कि अब प्रेमचंद आए, प्रेमचंद का युग आया, तो इसके अंदर साहित्य का ये स्वर्ण युग, गोल्डन पीरियड कहा जाता है। ये तुम्हारा जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित ग्राम कहानी प्रकाशित इसके अंदर हुई थी। गांवों को लेके जो कहानियां थी वो इसके अंदर काफी प्रसिद्ध थी, मौलिक कहानियां थी, ठीक है। जयशंकर प्रसाद की कहानियां आकाशदीप, आंधी तथा इंद्रजाल में संकलित हैं। इस युग में राय कृष्णदास, चंडी प्रसाद एटसेट्रा आदि ने भी अनेक कहानियों की रचना की है। फिर आना है आपने इसी के सेकेंड पैराग्राफ पे, मुंशी प्रेमचंद्र ने कहानी साहित्य को समृद्ध करने का प्रयास किया। उन्होंने लगभग 300 कहानियां लिखी हैं। पंच परमेश्वर, कफन, नमक का दरोगा, ईदगाह देखो आ गई इसके अंदर, ठाकुर का कुआं, मंत्र आदि उनकी कुछ उल्लेखनीय कहानियां हैं, ठीक है। फिर प्रेमचंद्र उत्तर युग, यानी प्रेमचंद्र के बाद का युग, तो इसमें जैनेन्द्र कुमार, इलाचंद जोशी, अज्ञे इस युग के प्रसिद्ध कहानीकार रहे हैं, ठीक है। इस युग की परंपरा का पालन करने वालों में भगवती चरण वर्मा, उपेंद्र नाथ अश्क, विष्णु प्रभाकर के नाम गिनवाए जाते हैं। फिर आधुनिक युग आ जाता है आपका। आधुनिक युग की कहानी कला में एक विशेष परिवर्तन हुआ। वस्तु विधान, शल्प विधान की दृष्टि से कहानी कला में नए नए प्रयोग लगे, इससे नई कहानी का जन्म हुआ। नई कहानी लिखने वालों में मोहन राकेश, राजेंद्र यादव, विष्णु प्रभाकर का विशेष योगदान है। इतना इतना आपने इसके अंदर मार्क करना है, याद करना है, ठीक है।
अब इसमें आप ये सच्चा मित्र वाली कहानी पढ़ लेना, रीड करनी है, ठीक है। इसको आप अपने आंसर में एक छोटी सी कहानी भी लिख के आ जाओगे तो आपका आंसर बड़ा हो जाएगा। अब आती है बेटा जीवनी। जीवनी क्या होती है? बायोग्राफी, है ना। तो जीवनी होती है बायोग्राफी, जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में, उसके पूरे जीवन के बारे में लिखता है, उसको कहा जाता है जीवनी। ठीक है। जब मैं, अगर मान लीजिए मैं जो हूं, मैं आपके में से किसी एक की पूरी लाइफ के बारे में लिख रही हूँ कि किस तरह से आपके जीवन में क्या स्ट्रगल्स आए, क्या प्रॉब्लम्स आए, किस तरह से आपने उनसे डील किया, तो वो जीवनी होती है। ओके। इसके अंदर जीवनी के आवश्यक तत्व आ जाते हैं आपके, कि जीवनी की रचना करते टाइम लेखक को जो है एक बैलेंस बना के रखना चाहिए। मतलब कि ये नहीं है कि वो सारी अच्छी अच्छी बातें लिखे जा रहा है उस आदमी के बारे में, उसकी नकारात्मक चीजों को भी लिखना है। लेखक को केवल ऐसा घटनाक्रम ही अपनाना है जो चरित्र नायक के जीवन के सामूहिक और चिरंतन सत्यों का उद्घाटन करने वाला हो। सच बातें लिखनी है, कुछ भी झूठ नहीं लिखना, मसाला नहीं डालना है। जीवनी में दिए गए प्रसंगों में क्रमबद्धता होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि पहले उसके बुढ़ापे के बारे में, फिर जवानी के बारे में, फिर बचपन के बारे में लिखा जा रहा है। एक क्रमबद्ध होना चाहिए, एक सीक्वेंस होना चाहिए। ठीक है। वर्णों में ना तो आकस्मिकता होनी चाहिए, ना ही नाटकीयता, यानी कि कोई भी मसाला नहीं होना चाहिए। जैसा उसका जीवन रहा है वैसा ही लिखो। हाँ, क्यूरियोसिटी जरूर होनी चाहिए ताकि रीडर को पढ़ने में मजा आए। जीवनी को सफल और रोचक बनाने के लिए चरित्र नायक के अंतरंग बहिरंग जीवन का संतुलित रूप प्रस्तुत किया जाए। वो घर में कैसा है, बाहर कैसा है, ये दोनों चीजें दिखाई जाए उसके अंदर। उसके गुण और दोष को बिना किसी भेदभाव के लिखा जाए। ठीक है। उसकी परिस्थितियों का ध्यान रखा जाए और दोनों चीजें उसके सामने लेकर आई जाए। तो ये जीवनी है आपकी। इसके अंदर आप फिर जीवनी साहित्य का क्रम इतिहास, इसमें बेटा आप लोग छोड़ो इसको, ये नहीं आएगा। फिर आओ आत्मकथा। आत्मकथा क्या होती है? जब मैं खुद ही अपने बारे में लिख रही हूँ। ठीक है। ऑटोबायोग्राफी जिसको हम कहते हैं। आत्मकथा मेरी कथा, मैं खुद ही अपनी संस्मरण यानी मेमोरी के आधार पे अपनी कथा लिख रही हूँ। ठीक है। तो आत्मकथा जैसे लॉन्ग बालो ने क्या बोला है कि आत्मकथा भोगा हुआ अनुभव है। तो मैंने अपने जीवन में जो कुछ भी भोगा, जो कुछ भी एक्सपीरियंस किया, वो मैं लिखूंगी अपनी आत्मकथा के अंदर। ठीक है। आत्मकथा का वर्गीकरण, धार्मिक व्यक्तियों की आत्मकथाएं। धार्मिक व्यक्ति जैसे कोई भी धर्म गुरु है। राजनीतिक व्यक्ति जैसे कि गांधी हो गए। ठीक है। कलाकार जैसे संजय दत्त की बनी थी, तुम्हारी वो मूवी बनी थी। ठीक है। तो ये तुम्हारे 2-3 इनके नाम लिख देना। फिर आत्मकथाओं की विशेषता क्या होती है कि आत्मकथा में लेखक अपने जीवन के गुण और अवगुण दोनों को उसको लिखना होता है। ठीक है। आत्मकथा सत्य पे आधारित होती है, कल्पना नहीं डाली जाती है इसके अंदर। आत्मकथा को लिखित इतिहास भी कहा जाता है। मैं अपनी पास्ट लाइफ के बारे में तो लिखूंगी आत्मकथा में। ठीक है। आत्मकथा लेखक में मैं शैली का प्रयोग होता है, यानी कि मेरे साथ ऐसा हुआ, मैंने ये किया, मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये चाह रहा हूँ। ठीक है। आत्मकथा में लेखक अतीत के साथ साथ वर्तमान का भी ईमानदारी से वर्णन करेगा। आत्मकथा में लेखक बेबाक होकर आत्म तत्व की अभिव्यक्ति करता है। झूठ नहीं लिखना है, लेकिन इसके ड्रॉबैक्स यही होते हैं कि कोई भी व्यक्ति अपनी बुराई नहीं करना चाहता, इसलिए वो अपने बारे में कुछ भी गलत नहीं लिखता है। ये इसका ड्रॉबैक है सबसे बड़ा। ठीक है। इसके बाद आत्मकथा और जीवनी में अंतर क्या है, तो वही दोनों को डिस्क्राइब कर देना अलग अलग। ठीक है। जैसे अब पेज नंबर 275 पे दे रखे हैं पॉइंट्स। आत्मकथा का जो विस्तार है वो जीवनी की तरह बड़ा होता है। जीवनी की अपेक्षा आत्मकथा लिखना ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि जीवनी कोई और लिख रहा है, आत्मकथा खुद लिखनी होती है। आत्मकथा खुद लिखी जाती है, जीवनी कोई और लिखता है। आत्मकथा और जीवनी दोनों का संबंध किसी महापुरुष के जीवन से होता है, फिर भी आत्मकथा कोई भी लिख सकता है। ठीक है। वैसे तो ये महापुरुषों की लिखी जाती हैं, लेकिन अगर मैं चाहूँ तो मैं भी अपनी आत्मकथा लिख सकती हूँ। ठीक है। आत्मकथा में जीवनी की अपेक्षा तटस्थता, ईमानदारी गुणों का होना अत्यंत आवश्यक है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आत्मकथा में बंदा अपने बारे में झूठ वो नहीं लिख पाता, गलत बातें नहीं लिख पाता। ठीक है। जीवनी में किसी स्पेशल व्यक्ति की घटनाओं का चित्रण किया जाता है, लेकिन आत्मकथा में आप बीती बताई जाती है,
खुद पे क्या बीती थी। आत्मकथा के लेखक को अपने बारे में जितना ज्ञान होता है, जीवनी के लेखक को उतना नहीं होता। ठीक है, तो ये सारे इसमें बता देने हैं। फिर एकांकी मैंने आपको बता ही दिया था, वन एक्ट प्ले यूनिट 3 के अंदर। ठीक है, एकांकी के तत्व भी मैंने आपको बता दिए थे, ये रिपीटेड है। एकांकी की विशेषताएं, एकांकी के भेद जो हैं, हाँ ये एकांकी के भेद पढ़ लेना, इसमें से मार्क कर लो एक दो। सुखांत एकांकी यानी कि हैप्पी एंडिंग वाली, दुखांत, ठीक है, झांकी, फैंटेसी, मोनोड्रामा, फैंटेसी आपकी जो ये होती हैं काल्पनिक जो होती हैं, ठीक है, मोनोड्रामा ये कर लो, रेडियो प्ले ये वाला कर लो, बस काफी है। फिर पेज नंबर 282 पे नाटक, नाटक भी मैंने आपको यूनिट 3 में पढ़ा दिया था, उसके तत्व वगैरह भी वही सब हैं। ठीक है, नाटक के विकास क्रम पे प्रकाश डालने वाला भारतेंदु युग, द्विवेदी, प्रसाद युग, प्रसाद उत्तर युग, ये भी मैंने आपको पढ़ाए हैं उसमें। ठीक है, फिर यात्रा वृत्तांत, यात्रा वृत्तांत होता है बेटा ट्रैवलॉग। ठीक है, यात्रा, जब आप कोई ट्रैवल करते हो, ठीक है, तो आप किस तरह से अपनी यात्रा के बारे में लिखते हो कि मैं यहाँ गया, मैंने ये होटल बुक किया, यहाँ से मैंने टिकट लिया, ठीक है, हमने सुबह यहाँ से बस पकड़ी, यहाँ से हम वहाँ पहाड़ों पे गए, पहाड़ों पे फिर हमने ऐसे ट्रैकिंग की, ठीक है, फिर वहाँ हम झरना मिला, हम वहाँ झरने के अंदर नहा लिए, ये वो, ये वृत्तांत होता है, यानी अपनी यात्रा का वर्णन करना। ठीक है, इसमें 286 पे कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, वो मार्क कर लो सारे। ये वृत्तांत तथा वर्णन पर केंद्रित होते हैं। किसी ऐतिहासिक स्थान पे यात्रा वृत्तांत लिखा जाएगा, मान लीजिए कुतुब मीनार गए हैं, ठीक है, तो उसका पूरा हम बता रहे हैं कि हम कैसे गए थे, क्या हुआ था, कितने का टिकट था, ये सारी चीजें। ठीक है, यात्रा वृत्तांत में हम सौंदर्य दिखाते हैं, जहां भी हम जा रहे हैं उस जगह का, अपने अनुभवों को डालते हैं हम उसके अंदर, दूसरे लोगों के साथ जो हम संपर्क में आते हैं, ठीक है, उनको लिखते हैं हम इसमें। कल्पना नहीं यूज होती इसके अंदर, जो हमारे साथ घटित हुआ है वो सारी चीजें हम इसमें लिखते हैं। फिर इसमें एक दो नाम डाल देना, जैसे पेज नंबर 287 पे राम नारायण मिश्र की यूरोप यात्रा में 6 मास, ये वाली डाल देना। फिर रेखा चित्र आ जाता है बेटा, रेखा चित्र होता है स्केच। ठीक है, ये हमारे गद्यांश की एक नई विधा है। ठीक है, रेखा चित्र में रेखा प्लस चित्र, तो इसके अंदर जैसे पेंटर होता है, ठीक है, वो चित्र बना के अपनी जो भी फीलिंग्स होती हैं उनको अभिव्यक्त करता है। इसी इसी तरह से रेखा चित्र में भी कुछ रेखाओं के द्वारा बिना पात्र, वातावरण या किसी कथा का पूर्ण विवरण दिए बिना ही रेखा चित्र द्वारा पूर्ण भाव को स्पष्ट किया जाता है। ठीक है, तो स्केच यानी रफली किसी के बारे में लिख देना। रेखा चित्र के तत्व में पहले वाले जो दे रखे हैं 7, वो डाल देना कि एक टॉपिक होना चाहिए, सरसता यानी रस होना चाहिए, निजीपन होना चाहिए, चित्रात्मकता होनी चाहिए उसके अंदर, पिक्चराइजेशन, ठीक है, संस्मरणात्मकता यानी मेमोरी बेस्ड होना चाहिए, एक शैली होनी चाहिए, एक उद्देश्य होना चाहिए। रेखा चित्र की विशेषताएं क्या है कि किसी भी टॉपिक पे लिखा जा सकता है। ठीक है, शर्त यह है कि जिस भी टॉपिक पे लिखा जाए लेखक को उसका समुचित ध्यान देना है और उसी विषय वस्तु के पास रहना है, भटकना नहीं है। ठीक है, रेखा चित्र में वातावरण निर्माण होना चाहिए। इसमें लेखक को किसी एक व्यक्ति, वस्तु या घटना का वर्णन करना होता है। इस कथानक की अपेक्षा तथ्यों के उद्घाटन और घटनाओं की यथार्थ वर्णन पर विशेष बल दिया जाता है। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, घटना अथवा संवेदना पर आधारित होता है, स्मृति के आधार पर नहीं लिखा जाएगा। रेखा चित्र तुम्हारा स्केच की तरह होता है, ये सब डाल देना। रेखा चित्र के भेद में ये वाले पॉइंट्स डाल देना, 8 में से कोई भी 3-4 कर लेना, मनोवैज्ञानिक, ऐतिहासिक, वातावरण, हास्य, व्यंग, आत्मपरक। ठीक है, फिर रेखा चित्र का जो वो है इतिहास, इसमें डालना यहाँ से शुरू से। रेखा चित्र आधुनिक हिंदी साहित्य की एक महत्वपूर्ण विधा है। महादेवी वर्मा ने प्रायः संस्मरणात्मक रेखा चित्रों की रचना की है। अतीत के जल चित्र तथा स्मृति की रेखाएं उनके प्रसिद्ध रेखा चित्र हैं। महादेवी वर्मा ने अपने रेखा चित्रों में दीन दलितों, उपेक्षितों, शोषितों, तिरस्कृत पात्रों का वर्णन करते हुए उनके प्रति सहानुभूति, आत्मीयता व्यक्त की है। उन्होंने कुछ व्यंग्यात्मक रेखा चित्र भी लिखे हैं। राहुल
संस्कृत्यायन ने प्रायः संवेदनात्मक रेखा चित्र लिखे हैं। राम वृक्ष बेनीपुरी ने रूपात्मक रेखा चित्रों की रचना की है। गेहूं और गुलाब इनका महत्वपूर्ण रेखा चित्र संग्रह है। यहाँ तक कर लेना। और फिर सेकंड पैराग्राफ की पहली लाइन करना, पद्म सिंह शर्मा द्वारा रचित पद्म पराग हिंदी का प्रथम रेखा चित्र माना गया है, जिसमें भाव और भाषा का अद्भुत समन्वय है। इसके बाद सबसे लास्ट पैराग्राफ पे आ जाओ। श्री राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा रचित माटी की मूर्ति में 12 रेखा चित्र संकलित हैं। इसी प्रकार कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर द्वारा रचित माटी हो गई सोना, द्वीप जले शंख बजे, भूले हुए चेहरे, जिंदगी मुस्कुराई आदि प्रसिद्ध रेखा चित्र हैं। तो इतना याद कर लेना इसके इतिहास में। ठीक है। अब चैप्टर 5 में मैंने ये आपको मार्क करवा दी थी कौन कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं, कौन कौन से चैप्टर्स में से क्वेश्चंस आ रखे हैं। ठीक है, तो अब आप आ जाओ इसमें सीधे चैप्टर 5 में। पेज नंबर 344 पे पाठ योजना लेसन प्लान कल ही मैंने आपको बताया कि क्या होता है, जिसके अंदर हम रोज किस तरह से जाके पढ़ाएंगे ये बताया जाता है। ठीक है, इसमें पहले योजना बनाई जाती है, प्लानिंग की जाती है कि भाई किस तरीके से मैंने पढ़ाना है। फिर मैं क्लास के अंदर जाके उसका प्रेजेंटेशन देती हूँ, प्रस्तुतिकरण करती हूँ। ठीक है, फिर मैं तुलना और समरूपता करती हूँ, कंपेयर करती हूँ कि मैंने जो पढ़ाया है और मेरे बच्चों को जो समझ आया है उसमें क्या फ़र्क आ रहा है। ठीक है, सामान्यीकरण करती हूँ, यानी बच्चों को बोलती हूँ कि जो मैंने आज आपको सिखाया है उसको अप्लाई करो अपनी लाइफ में, प्रयोग करना सिखाती हूँ मैं बच्चों को। ठीक है, फिर आपकी 3, 4, 6 पे रूपरेखा दे रखी है। ये रूपरेखा आपने पढ़ लेनी है कि सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, कक्षा विषय, उप विषय वगैरह, फिर सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य लिखते हैं, फिर हमारी सहायक सामग्री, फिर पूर्व ज्ञान आ जाता है, फिर 6 नंबर वाला हटा दो, 6 नंबर वाला हटा दो, पूर्व ज्ञान बस काफी है। उसके बाद उद्देश्य कथन, स्टेटमेंट ऑफ एम जिसको कहा जाता है, फिर प्रस्तुतिकरण जैसे प्रेजेंटेशन में टेबल बनती है, फिर पुनरावृत्ति, रिकैपिचुलेशन, गृह कार्य, आपका होमवर्क। ठीक है, फिर पहला ही पॉइंट इन्होंने एक्सप्लेन कर रखा है कि कक्षा विषय आदि का उल्लेख में ये सारी चीजें हैं, कक्षा विषय, उपविषय, छात्र कितनी किस उम्र के हैं, टाइम क्या है, डेट क्या है और मटेरियल रिक्वायर्ड क्या है। सामान्य उद्देश्य में आपने ये लिख देना है कि जिस भी सब्जेक्ट के ऊपर हम वो पाठ योजना बना रहे हैं, जिस भी सब्जेक्ट की पाठ योजना बना रहे हैं उस सब्जेक्ट के आधार पर हम उद्देश्य लिखते हैं। और इसमें ऐसे डाल देना कि अगर हम हिंदी का सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं तो हमारे जो उद्देश्य हो जाएंगे वो 4 ये हो जाएंगे कि बच्चों के अंदर पठन कौशल विकसित करना, लेखन कौशल विकसित करना, और बाकी के दोनों जो भी हैं। फिर विशिष्ट योजना में आपने ये डालना है कि विशिष्ट उद्देश्य उस पे उतारित होता है जो उप विषय हम पढ़ाने जा रहे हैं। जैसे कि मैं अगर संज्ञा पढ़ाने जा रही हूँ तो संज्ञा से रिलेटेड मेरे उद्देश्य होंगे जो मैंने आपको कल लिखवाए थे वैसे। ठीक है, सहायक सामग्री में आपने बता देना है कि जो जो चीजें हम इस्तेमाल करेंगे उनको पढ़ाते समय वो सब हम इसके अंदर लिखते हैं, जैसे कि श्यामपट, झाड़न, चौक और कोई चार्ट। ठीक है, पूर्व ज्ञान के अंदर आपने बताना है कि मैं बच्चों से वो सवाल पूछूंगी जिसके बारे में उनको पहले से ज्ञान है। ठीक है, उसके बाद उद्देश्य कथन के अंदर मैं बच्चों को कहूंगी कि आज हम क्या करने वाले हैं और आपने वो स्टेटमेंट लिख के दिखा देनी है। जो कल हमने लेसन प्लान बनाया था ना उसको आपने शब्दों में लिख देना है बस। अगर रूपरेखा आती है, पूछी जाती है कि रूपरेखा लिखो, तो उसी चीज को आपने शब्दों में लिख देना है। ठीक है, फिर आपका प्रस्तुतिकरण आएगा, तो प्रस्तुतिकरण में आपने बताना है कि इसके अंदर हम एक सारणी बनाते हैं, टेबल बनाते हैं, जिसके अंदर हम ये लिखते हैं कि जो हमारी क्या बोलते हैं विद्यार्थी शिक्षक है, ठीक है, वो क्या कार्य करेगी, बच्चे क्या कार्य करेंगे, श्यामपट पे क्या लिखा जाएगा और कौन सा जो क्या बोलते हैं सहायक सामग्री यूज की जाएगी, ये सारी चीजें हम प्रस्तुतिकरण के अंदर लिखते हैं। फिर हम पुनरावृत्ति करते हैं, पुनरावृत्ति में हम बच्चों से वो सारे सवाल पूछते हैं जो हमने पहले उन्हें पूरी क्लास के अंदर पढ़ाया उससे रिलेटेड, और उसके बाद हम उन्हें कुछ गृह कार्य दे देते हैं। और गृह कार्य जो है वो लिखित नहीं होना चाहिए, गृह कार्य ऐसा होना चाहिए जिसमें बच्चे कोई एक्टिविटी करे, कोई गतिविधि करे, जैसे कि कोई भी 5 चित्र चिपकाइए संज्ञा के। ठीक है, इस तरह से आपने रूपरेखा लिख देनी है। अब हमारी जो पाठ योजना होती है बेटा, इसको 3 लोगों ने निर्माण किया है, हर्बर्ट ने, ब्लूम ने और RCEM ने। ठीक है, अब हर्बर्ट जो है हमारे, हर्बर्ट ने हमें 5 अप्रोचेस दिए हैं, 5 स्टेप्स दिए हैं। ठीक है, इसमें आ जाओ पेज नंबर 348 पे। 348 पे आ जाओ। हर्बर्ट के उपागम के लाभ, दोष, रूपरेखा, ये तीनों करने हैं।
ठीक है, लाभ क्या है कि ये उपागम मनोवैज्ञानिक है, साइकोलॉजिकल है, तार्किक है, लॉजिकल है, सभी सब्जेक्ट में यूज हो सकता है। इसमें आगमन और निगमन यानी इंडक्टिव और डिडक्टिव दोनों ही रीजनिंग यूज हो जाती हैं। ठीक है, ये स्थायी ज्ञान सीखना इसमें संभव होता है, परमानेंट नॉलेज हासिल होती है, इजी होता है, पाठ योजना का निर्माण करना इजी होता है, इसके जरिए से एक्टिविटीज भी इसके अंदर हम करा सकते हैं। दोष क्या है, इस उपागम द्वारा प्रत्येक विषय का शिक्षण करना उपयोगी नहीं, हर सब्जेक्ट को इसी अप्रोच से पढ़ना ज़रूरी नहीं है। अध्यापक की सारी शक्ति जो है वो नए नॉलेज के विकास में लग जाएगी, बच्चों के अंदर बोरियत आ जाएगी, नीरसता आ जाएगी। ठीक है, शिक्षण जो है, लर्निंग जो है वो भारी बर्डन होने लग जाएगी, बोझिल हो जाएगी, तैयारी का चरण अस्पष्ट है। रूपरेखा क्या है कि सबसे पहले इसमें तैयारी की जाती है, प्रिपरेशन। ठीक है, कि लेसन प्लान बनाया जाएगा, फिर प्रस्तुतिकरण यानी उसको बच्चों के सामने प्रेजेंट किया जाएगा, फिर तुलना तुलना यानी कि जो मैंने पढ़ाया और बच्चों ने जो सीखा है उसमें कंपैरिजन किया जाएगा, फिर सामान्यीकरण, वही जो अभी पीछे मैंने आपको बताया, जनरलाइजेशन, बच्चों से बोला जाएगा इसको अप्लाई करो, प्रयोग एप्लीकेशन, वही सेम अप्लाई करना, जनरलाइजेशन में सॉरी ये डाल देना कि बच्चों के दैनिक जीवन से इसको जोड़ा जाएगा। ठीक है, और एप्लीकेशन में बच्चे उसको अप्लाई करेंगे, कोई एक्सपेरिमेंट वगैरह करेंगे। ठीक है, अभी इन्होंने पाठ योजना बना के दिखा दी है इसकी, कि पहले विषय, उपविषय, कक्षा, कालांश, अवधि, दिनांक लिख दो, फिर सामान्य उद्देश्य, विदेश विशेष उद्देश्य, सहायक सामग्री, पूर्व ज्ञान, प्रस्तावना, उद्देश्य कथन, प्रस्तुतिकरण, पुनरावृत्ति, गृह कार्य। है बिल्कुल वैसा ही लेसन प्लान, रूपरेखा देखो बिल्कुल वही है जो मैंने आपको बताई थी। फिर आता है ब्लूम, ब्लूम उपागम। तो अमेरिका के शिक्षाविद B.M. ब्लूम ने पाठ योजना के निर्माण के लिए जो प्रणाली बनाई उसे ब्लूम उपागम के नाम से जाना जाता है। अब इसके अंदर आपने डालना है पहले पैराग्राफ की 1 2 3 4 5 5वीं लाइन पे आओ। इन्होंने व्यवहार परिवर्तन को 3 वर्गों में विभाजित किया था, बिहेवियरल, बिहेवियरल था क्या था, इन इन स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव और क्या नाम था यार, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स थे कौन से, नहीं कोई नहीं, ये लिख देना कि ब्लूम ने शिक्षा के उद्देश्यों को 3 वर्गों में बांटा था। ठीक है, कौन कौन से थे, कैप, कैप यानी CAP, कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर, ज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोशारीरिक। कॉग्निटिव क्या होता है, इसके अंदर ब्लूम ने कहा था कि इसमें बच्चे के जो दिमाग है, ठीक है, हेड है, उसके ऊपर ध्यान दिया जाएगा, बच्चे की जितनी भी ये तुम्हारी तार्किक, रीजनिंग, लॉजिक ये वाली एबिलिटीज होती हैं ये डेवलप की जाएंगी। अफेक्टिव होता है हार्ट, दिल यानी फीलिंग्स, भाव, तो इसके अंदर बच्चे के भावों पे काम किया जाएगा, उसकी फीलिंग्स को समझा जाएगा। ठीक है, ये भावनात्मक बोला जाता है, अफेक्टिव। और साइकोमोटर होता है बेटा मसल्स यानी कि प्रैक्टिस, बच्चे की प्रैक्टिस पे ध्यान दिया जाएगा, उसको प्रैक्टिस करवाई जाएगी। ठीक है, उसकी मसल्स मेमोरी जो होती है वो डेवलप कराई जाएगी। ठीक है, इसके बाद इसमें आप लिखना पेज नंबर 350 पे आ जाओ, ब्लूम उपागम की उपयोगिता। तो इसमें शैक्षिक अधिगम के अनुभव और व्यवहार परिवर्तन में निकट का संबंध है। शिक्षण विधि, युक्ति, प्रयोग किए जाने वाले शिक्षक उपकरण, TLM वो डाले जाते हैं, वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक है, परिवर्तन का मूल्यांकन किया जाता है, टीचर और छात्र की क्रियाएं इसके अंदर पहले ही डाल दी जाती हैं। इसमें अध्यापक जो है वो भटकता नहीं है, उसको पता है मुझे क्या करना है, क्या करवाना है। दोष क्या है कि इसमें अध्यापक की सारी शक्तियां जो हैं वो बच्चे के बिहेवियर को चेंज करने में लग जाती हैं। 30 से 40 मिनट में बच्चों के व्यवहार परिवर्तन का पता लगाना मुश्किल काम है। अध्यापक को पर्याप्त परिश्रम, बहुत मेहनत करनी पड़ती है इसके अंदर। ठीक है, फिर पाठ योजना दे रखी है कि डेट डालो, अध्यापक का अनुक्रमांक यानी रोल नंबर, क्लास कौन सी है, विषय कौन सा है, कितने टाइम की है, उसके बाद उप विषय क्या है, बच्चों की उम्र क्या है, शिक्षण लक्ष्य क्या है, यानी आपका उद्देश्य ही पूछ रहे हैं ये। ठीक है, प्रारंभिक व्यवहार, पहले बच्चों का बिहेवियर कैसा था, फिर आपने प्रस्तावना रखी। ठीक है, उद्देश्य कथन कहा, स्टेटमेंट ऑफ एम, फिर आपने प्रस्तुतिकरण किया, टीचर क्या बोलेगा, टीचर की क्या क्रियाएं रहेंगी, बच्चों की एक्टिविटीज क्या रहेंगी। ठीक है, शिक्षण विधि यानी कि जो भी TLM आप यूज कर रहे हो, और मूल्यांकन उनका, पुनरावृत्ति और गृह कार्य। फिर ठीक है, फिर RCEM आ जाता है बेटा। RCEM जो है तुम्हारा रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन मैसूर है तुम्हारा, इसकी जो फुल फॉर्म है। ठीक है, इस पाठ योजना का श्रेय क्षेत्रीय शिक्षण महाविद्यालय मैसूर को जाता है। इस पाठ योजना का विकास भारतीय शिक्षा शास्त्रियों ने किया, इसी कारण इस प्रणाली को RCEM कहा जाता है। इसके अंदर आपका ये वाला जो है
जैसे ब्लूम जो है, ब्लूम की एक टेबल बनी हुई है, एक ट्रायंगल है जिसके अंदर उन्होंने ये जो आप देख रहे हो ना, टेबल देख रहे हो 2351 पे नीचे, ब्लूम के उद्देश्यों का वर्गीकरण क्या होता है कि नॉलेज होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, एप्लीकेशन होना चाहिए, एनालिसिस होना चाहिए, सिंथेसिस होना चाहिए, इवैल्यूएशन होना चाहिए। ठीक है, ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन, ये आप ब्लूम वाले में डालना। आरसीईएम कहता है कि बच्चे को पहले ज्ञान कराओ, यानी उसको नॉलेज दो। ठीक है, नॉलेज में आप क्या करा सकते हो, प्रत्यास्मरण, उसकी पुरानी नॉलेज खंगाल के लाओ, उसको चीजें रिकॉग्नाइज करवाओ, फिर उसको समझ, बच्चा जो है चीज को समझेगा, जैसे कि को दो चीजों के बीच में रिलेशंस बिठाना, उदाहरण देना, भेद करना, कंपैरिजन करना, वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन करना, एक्सप्लेन करना, जांच करना, जनरलाइज करना, इस चीजों से बच्चा क्या करेगा, उस टॉपिक को समझेगा। फिर हमें प्रयोग करवाना है बच्चों से, यानी अप्लाई करवाना है, एप्लीकेशन। तो उसके अंदर तर्क देगा, अनुमान लगाएगा, अनुमान जो अनुमान लगा रहा है उनको प्रूफ करने की कोशिश करेगा, परिणाम निकालेगा। ठीक है, पूर्व कथन कहा जाएगा। फिर इन्होंने एक लास्ट पॉइंट दिया है, वो है रचनात्मकता, कि प्रयोग के बाद बच्चा कुछ क्रिएट करेगा बेटा। ठीक है, यानी रचनात्मक में ही पहले अपनी जो चीज उसने सीखी है उस पर विश्लेषण करेगा। ठीक है, फिर संश्लेषण करेगा और फिर मूल्यांकन करेगा। तो ये आपने आरसीईएम में बता देना है। फिर ये आपकी पाठ योजनाएं दे रखी हैं। फिर आ जाओ बेटा पेज नंबर 372 पे। सूक्ष्म शिक्षण क्या है, माइक्रो टीचिंग जो होती है वही आपका सूक्ष्म शिक्षण होता है बेटा। सूक्ष्म शिक्षण बेसिकली आप बच्चों के लिए होता है जो बच्चे टीचर बनने वाले हैं। ठीक है, तो बीएड के जो बच्चे होते हैं उनके लिए सूक्ष्म शिक्षण होता है। जब ये बच्चे ट्रेनिंग पे जाते हैं, बीएड की ट्रेनिंग पे जाते हैं, तो वहां पे ही क्या देखते हैं कि एक टीचर जो है पढ़ा रहा होता है और ये बच्चे उसको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। तो माइक्रो टीचिंग जो होता है ये भी एक प्लान होता है, लेसन प्लान की तरह ही होता है। इसके अंदर आपको बेटा 36 मिनट्स दिए जाते हैं। ठीक है, उन 36 मिनट्स का बंटवारा होता है। कैसे बंटवारा होता है, अ, लिख लो इसको, ये लिखा हुआ होगा वैसे कहीं पे इसके बारे में। हाँ देखो, पेज नंबर 374 पे आओ। 374 पे जो 7th पॉइंट है, काखा गाघा दे रखा है वो वाला। तो इसके अंदर क्या होता है कि 36 मिनट का इसका अवधि होता है। ठीक है, इसमें आप 5-10 लोग रहोगे जो आप ट्रेनिंग के लिए गए हो उस स्कूल में, किसी पर्टिकुलर स्कूल में। तो 5-10 आप बच्चे रहोगे। आपको पढ़ाने वाला एक शिक्षक होगा, या तो आप में से ही कोई एक ऐसा होगा जो जिसको आता है पढ़ाना, या उस स्कूल का कोई टीचर होगा या प्रिंसिपल होगी। ठीक है, फिर एक प्राध्यापक होगा, अन्य भावी शिक्षक एक वो होगा जो देखेगा, ऑब्जर्व करेगा कि आप कैसा पढ़ा रहे हो। सूक्ष्म पाठ की समय सीमा 6 मिनट होगी, पढ़ाना सिर्फ 6 मिनट है। ठीक है, टोटल टाइम 36 मिनट है, 36 मिनट। अभी 36 मिनट देखो डिवाइड कैसे है। सबसे पहले शिक्षण सत्र, शिक्षण सत्र मतलब टीचिंग सेशन। तो टीचिंग सेशन में मान लीजिए कि मैं एक पढ़ाने वाली हूँ जिसको आप ऑब्जर्व कर रहे हो। ठीक है, तो पहले मैंने 6 मिनट पढ़ाया। ठीक है, फिर आप मेरे पढ़ाए हुए पे प्रतिपुष्टि दोगे, प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक। तो 6 मिनट तक आप लोग फीडबैक दोगे कि मैंने कैसा पढ़ाया या आपको मेरा पढ़ाया हुआ कैसे समझ आया, मेरे हाव भाव कैसे थे, मैं बच्चों से किस तरह से सवाल पूछ रही थी, ब्लैक बोर्ड के सामने मैं कैसे खड़ी थी, हर एक चीज। ठीक है, फिर 12 मिनट दिए जाएंगे आप लोगों को। मैं आपसे कहूंगी कि आपके पास अब 12 मिनट है, प्लानिंग करो कि अब आप कैसे पढ़ाओगे। आपने मुझे ऑब्जर्व कर लिया, अब आप कैसे पढ़ाओगे, इसके लिए आपके पास 12 मिनट है। तो पुनः योजना सत्र यानी री प्लानिंग सेशन। अब आप सारे मिलकर प्लानिंग करोगे कि भाई हमने मैम को देख लिया, मैम ने ऐसे ऐसे पढ़ाया है, अब हमें भी ऐसे ऐसे पढ़ाना है, हम ऐसे खड़े होंगे, ऐसे खड़े होंगे, ये पढ़ाएंगे, ये टॉपिक पढ़ाएंगे। आपने 12 मिनट लिए री प्लानिंग करने में। फिर पुनः शिक्षण सत्र होगा, री टीचिंग सेशन। आप में से एक बच्चे को बुलाया जाएगा, वो 6 मिनट के लिए क्लास के अंदर पढ़ाएगा। तो उसमें देखा जाएगा कि वो ब्लैक बोर्ड कितना यूज कर रहा है, कितना वो चल रहा है, हाव भाव कैसे हैं, बच्चों के साथ वो कैसे बिहेव कर रहा है, ये सारी चीजें। और उसके बाद बाकी के जो मेंबर्स हैं, बाकी के जो स्टूडेंट्स हैं, वो उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। मान लीजिए नीतू को हमने भेज दिया कि नीतू अब जाओ री टीचिंग सेशन करो। नीतू पढ़ा रही है और बाकी के हम सारे जो है उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके बाद जब वो पढ़ा लेगी 6 मिनट के बाद, फिर 6 मिनट के लिए हम उसको री फीडबैक देंगे, नीतू को फीडबैक देंगे कि भाई ऐसा तुम्हारा पढ़ाना था, ऐसा लगा, ये मजा आया, वो आया। इसको कहते हैं री फीडबैक, पुनः प्रतिपुष्टि। तो ये तुम्हारा सूक्ष्म शिक्षण की पूरी डिटेलिंग है एक तरीके से। ठीक है, अब इसके अंदर पेज नंबर 372 पे आओ। एलन, एलन की परिभाषा
दे रखी है, सूक्ष्म शिक्षण कक्षा के आकार एवं समय की दृष्टि से एक लघु पैमाने का आयोजित शिक्षण है। ठीक है, तो लघु पैमाना यानी वही 36 मिनट का है, बस इसमें 6 मिनट आपको पढ़ाना है। ठीक है, 5-10 इसके अंदर बच्चे हैं। फिर इसके सोपान देखो, सोपान क्या है कि एक तो सैद्धांतिक ज्ञान देना है। ठीक है, अलग अलग कौशलों से परिचय करवाना है हमें, विशेष शिक्षण कौशल का चुनाव करना है, प्रस्तुतिकरण कैसे करते हैं, निरीक्षण कैसे करते हैं, पाठ योजना कैसे तैयार करते हैं, परिस्थितियां कैसे बनाते हैं। ठीक है, टीचिंग सेशन कैसा रहेगा, प्रतिपुष्टि कैसे देनी है, दोबारा से पाठ योजना कैसे बनानी है, दोबारा से टीचिंग कैसे करनी है, दोबारा से प्रतिपुष्टि कैसे देनी है, ये सारी चीजें इसके अंदर होती हैं। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स को डिटेल में एक बार पढ़ लेना। सूक्ष्म शिक्षण पे वैसे क्वेश्चन जो है वो फर्स्ट ईयर में नहीं आता है। ठीक है, लेकिन अगर आ भी जाता है तो इसके सारे पॉइंट्स रीड कर लेना। फिर आता है प्रश्न कौशल। इस पे क्वेश्चन आते हैं बेटा। प्रश्न कौशल होता है सवाल पूछने की एबिलिटी। ठीक है, स्किल। तो प्राचीन काल से ही शिक्षा जगत में पाठ्य सामग्री को स्पष्ट, रोचक व सरल बनाने के लिए प्रश्नों के माध्यम बनाया जाता है। ठीक है, अब मैं पढ़ाई जा रही हूँ, कोई सवाल ना पूछो तो वो चीज़ बोरिंग हो जाएगी। ठीक है, इसलिए सवाल पूछना बहुत जरूरी होता है। सवालों से एक तो बच्चों को ये रहता है कि ध्यान से सुनेंगे हम, सवालों से बच्चों को ये रहता है कि हमें इसके अंदर इंटरेस्ट देना है, टीचर हमसे कभी भी कोई भी सवाल खड़ा करके हमको पूछ सकता है। ठीक है, तो ये सवाल प्रश्न कौशल डेवलप करना बहुत जरूरी होता है। तो जो चीज भी हम पढ़ा रहे हैं, नीचे जो पॉइंट्स दे रखे हैं 1 2 3 4 5, इस पे आ जाओ। तो जो भी पाठ्य सामग्री हम पढ़ा रहे हैं उससे रिलेटेड हमें सवाल पूछने चाहिए। ठीक है, बच्चों को हर वाक्य को एकाग्रचित होकर सुनना चाहिए, अटेंटिवली सुनना चाहिए। ठीक है, बच्चों की कल्पना और तर्क शक्ति का विकास होता है जब हम उनसे सवाल पूछते हैं। सवाल ऐसे भी होने चाहिए जिसमें उनकी इमेजिनेशन पावर जो है वो डेवलप हो। फिर इसके उद्देश्य देखो, ज्ञान की परीक्षा लेना कि सवाल पूछने से मुझे ये पता चलेगा कि बच्चों को कितना समझ आया। कठिनाइयों को जानना, मुझे ये पता चलेगा कि मेरे बच्चे कौन से टॉपिक में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। छात्रों की सक्रिय सहयोग प्राप्त करना, प्रश्न पूछकर क्या है मैं सभी छात्रों का ध्यान जो है एक जगह इकट्ठा कर सकती हूँ। ज्ञान का प्रयोग करना, नॉलेज इस्तेमाल करवा सकती हूँ, चिंतन, तर्क, विवेक आदि का विकास कर सकती हूँ। अनुशासन बना रहता है, बच्चों को पता है कि भाई हमसे सवाल पूछा जाएगा तो चुपचाप बैठ के वो सुनेंगे। इसके बाद इसके सोपान कर लेना। उद्बोधन। तो यदि बच्चा टीचर द्वारा पूछे गए प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं देता है तो इसका मतलब होता है कि उस विषय के संबंध में उसको जानकारी पूरी नहीं मिल पाई है। तो ऐसी दिशा में क्या करेगा टीचर, संकेतों के माध्यम से विद्यार्थी को सही उत्तर देने के लिए प्रेरित करेगा। जैसे कि होता है ना, मान लीजिए हम कोई उत्तर दे रहे हैं और हम उसमें अटक गए तो टीचर जो है कोई साइन दे देगा, कोई जेस्चर दे देगा या कोई एक वर्ड उसको बता देगा जिससे बच्चा जो है बाकी का उत्तर उसको आ सके। तो इसी को बोलते हैं उद्बोधन। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग करवा देना बच्चे की। फिर अधिक सूचना प्राप्ति। जब बच्चा संबंधित विषय सामग्री में दी गई जानकारी को समझने के उपरांत उससे संबंधित पूछे गए सभी प्रश्नों का उत्तर दे देते हैं, तब शिक्षक उसी विषय से संबंधित अधिक जानकारी देखने के लिए छात्रों से प्रश्न करता है। अब मैं मान लीजिए नाउन है, नाउन से रिलेटेड मैंने आपसे 4 सवाल पूछा, आपने चारों के 4 जवाब दे दिए। तो अब मैं आपसे और एक्स्ट्रा सवाल पूछूंगी और अधिक जानकारी आपको क्या है नाउन के बारे में वो जानने के लिए। ठीक है, पुनः केंद्रीकरण। जब छात्र प्रश्न का सही उत्तर दे देता है तब इस सोपान का प्रयोग किया जाता है। इसमें छात्र द्वारा दिए गए सही उत्तर की प्रतिपुष्टि करना ही मुख्य ध्येय होता है। इसमें छात्र के उत्तर के महत्व का भी बोध होता है। तो बच्चा सही जवाब दे रहा है या नहीं दे रहा, इस बात पे भी ध्यान डाला जाता है। पुनः निर्देशन। यदि शिक्षक द्वारा पाठ्य सामग्री से संबंधित प्रश्न पूछने पर छात्र या तो उसका उत्तर ही ना दे या उसका अपूर्ण उत्तर दे, ऐसी दशा में शिक्षक पुनः निर्देशन विधि का अपनाता है। मतलब बच्चे ने आंसर ही नहीं दिया या इनकम्प्लीट आंसर दिया है तो वो उस टॉपिक को दोबारा समझाएगा। आलोचनात्मक जागरूकता में वृद्धि। जब बच्चे पाठ्य सामग्री से संबंधित प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दे देता है तब इस विधि का प्रयोग किया जाता है। टीचर अब उसको बोलेगा कि इस टॉपिक की आलोचना करो, इसमें क्या सही है क्या गलत है ये पता लगाओ। ठीक है, फिर आता है उदाहरण कौशल बेटा 377 पेज पे। उदाहरण कौशल होता है एग्जाम्पल्स देके समझाना। ठीक है, अब इसके अंदर 379 पेज पे आओ। उदाहरण कौशल के सोपान। विषय के अनुकूल उदाहरण देने हैं आपको। एग्जाम्पल और नॉन एग्जाम्पल दोनों देने चाहिए ताकि बच्चा जो है टॉपिक से रिलेटेड कंपेयर कर सके। ठीक है, संबंधित उदाहरण का प्रयोग करना चाहिए। जो भी चीज़ आप पढ़ा रहे हो उससे रिलेटेड आपका उदाहरण होना चाहिए। उदाहरण जो है वो सरल होने चाहिए, ईजी होने चाहिए, बच्चे को समझ आने वाले होने चाहिए। उदाहरण इंटरेस्टिंग होने चाहिए ताकि बच्चों की रुचि उसके अंदर आए। अशाब्दिक उदाहरण यानी नॉन वर्बल एग्जाम्पल्स जो होते हैं जैसे चार्ट, ग्राफ, मानचित्र, इन सब का इस्तेमाल करना चाहिए। आगमन और निगमन विधि का इस्तेमाल करना चाहिए।
देखिए, आगमन विधि क्या होती है बेटा? इंडक्टिव मेथड। इंडक्टिव मेथड क्या होता है? जिसके अंदर हम पहले उदाहरण देते हैं बच्चों को और फिर नियम की ओर लेकर जाते हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैं बच्चों को टेबल सिखाना चाह रही हूँ, ठीक है, तो मैंने बच्चों को बोला बेटा बताओ, मेरे पास दो पेंसिल है, ठीक है, और मैंने इसके अंदर दो पेंसिल जोड़ दी, तो कितना हुआ? बच्चों ने बोला चार। मैंने बोला कि इसके अंदर मैंने और दो पेंसिल जोड़ दी, बच्चों ने बोला छह। मैंने बोला और दो पेंसिल जोड़ दी, बच्चों ने बोला आठ। ठीक है, तो अब ये मैं उदाहरण दे रही थी, इस उदाहरण से मैं बोलूंगी कि इससे तुमने क्या समझा। तो बच्चे बोलेंगे कि अगर एक ही नंबर को बार बार रिपीट किया जाए, उसको ऐड किया जाए, तो वो उसकी टेबल बन जाती है, मतलब वो नंबर एडिटिव जो होता है, रिपीटेड एडिशन को ही मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। ये एक नियम बन गया। तो उदाहरण से नियम की ओर लेके जाना, ये हमारा इंडक्टिव मेथड होता है, आगमन विधि होता है। इसके अंदर हम नोन से अननोन की ओर लेके जाते हैं बच्चे को। हम पहले उससे वो सवाल पूछते हैं जो उसको पता है, फिर उसको वहां लेके जाते हैं जो चीज उसको नहीं पता। इसमें हम बच्चे को कॉन्क्रीट से एब्स्ट्रैक्ट की ओर लेके जाते हैं, यानी हम पहले बच्चे को वो चीज दिखाते हैं जो ठोस है, जो वो देख सकता है, फिर वहां लेके जाते हैं जो एब्स्ट्रैक्ट है, जो अमूर्त है, जो भावी है, जो वो नहीं देख सकता। ठीक है, इसके अंदर हम सरल से कॉम्प्लेक्स की ओर लेके जाते हैं। पहले आसान चीजें हम सिखाते हैं बच्चों को, फिर कॉम्प्लेक्स चीजों की ओर लेके जाते हैं। ये आगमन विधि होता है। फिर निगमन विधि इसका कंप्लीटली उल्टा होता है। हम पहले बच्चे को डेफिनेशन दे देते हैं, नियम बता देते हैं, उसके बाद हम उसके उदाहरण की ओर उसको लेके जाते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने बच्चों को पहले बता दिया कि संज्ञा क्या होती है, किसी भी जगह वस्तु का नाम जो है वो संज्ञा होती है। अब मैं बच्चों से उदाहरण पूछूंगी कि मुझे किसी भी जगह की किसी भी वस्तु के नाम बताओ। ठीक है, इसमें मैं बच्चे को अननोन से नोन की ओर लेके जा रही हूँ, बच्चे को जो नहीं पता वहां से वहां लेके जा रही हूँ जो उसको पता है। एब्स्ट्रैक्ट से कॉन्क्रीट की ओर लेके जाती हूँ। क्या बोलते हैं आपका, स्पेसिफिक से जनरल की ओर लेके जाती, जनरल से स्पेसिफिक की ओर लेके जाती हूँ। ठीक है, फिर तुम्हारा सूक्ष्म शिक्षण पे पाठ योजना वाठ योजना तो आएगा नहीं। व्याख्या कौशल पे आ जाओ, 383 पेज पे। व्याख्या कौशल होता है जिसके अंदर हम एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, व्याख्या दी जाती है। तो व्याख्या का अर्थ साधारण शब्दों में किसी भी जटिल या गूढ़ भाव आदि को श्रोता या छात्र के पूर्व संचित ज्ञान व अनुभव का सहारा लेकर स्पष्ट करना ही व्याख्या कहलाता है। आपके पुराने ज्ञान के आधार पर मैं नए टॉपिक को एक्सप्लेन कर रही हूँ, ये व्याख्या होती है, एक्सप्लेन करना। व्याख्या का मुख्य उद्देश्य किसी भी जटिल विषय में छिपे तत्वबोध, भावबोध आदि को स्पष्ट करना, उसके सौंदर्य को छात्रों के सम्मुख करना होता है। ठीक है, अब इसमें आप पेज नंबर 384 पे आ जाओ। सबसे नीचे सोपान दे रखे हैं, उपर्युक्त प्रारंभिक कथनों का प्रयोग किया जाए। ठीक है, तो सूक्ष्म शिक्षण में भावी शिक्षक व्याख्या या जटिल विषय की व्याख्या करने से पूर्व आरंभ में विषय की मूल वस्तु के संदर्भ में स्पष्ट करता है। यानी कि मैं क्या पढ़ाने जा रही हूँ उससे रिलेटेड मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन शुरुआत में ही दे दूंगी। ठीक है, निष्कर्षात्मक कथनों का प्रयोग, जो मेरी कथन होंगे उसमें कोई निष्कर्ष होगा, कोई कंक्लूजन होगा। ठीक है, वह क्या बोलते हैं, प्रवाह में ही भाषा होनी चाहिए, फ्लुएंट होनी चाहिए मेरी भाषा जो है, मैं आपको जब समझा रही हूँ तो उसमें फ्लुएंसी होनी चाहिए। ठीक है, उपयुक्त शब्दों का प्रयोग, सही शब्द मुझे यूज करने हैं, समानार्थी, पर्यायवाची, हर तरीके के वर्ड मुझे यूज करने हैं। कथनों में तारतम्य होना चाहिए, एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए मेरे सेंटेंसेस के बीच में, एक रिलेशनशिप होना चाहिए। और प्रश्न पूछना, मैं जैसे जैसे बच्चों को समझाती जाऊंगी वैसे वैसे मुझे बच्चों से सवाल भी पूछते रहना है। ठीक है, इसके बाद पेज नंबर 390 पे आ जाओ। स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन, उद्दीपन परिवर्तन कौशल। तो उद्दीपन परिवर्तन कौशल का अर्थ बेसिकली मोबिलिटी होता है कि क्लास के अंदर आप कितना हिलते डुलते हो। ठीक है, तो एक टीचर जो है वो हमेशा चाहता है कि उसका जो लर्निंग हो, टीचिंग जो हो, वो इंटरेस्टिंग हो और इफेक्टिव हो। तो अपने पाठ को इफेक्टिव बनाने के लिए वो बच्चों से सवाल पूछेगा, ब्लैक बोर्ड की ओर संकेत करेगा, चित्र दिखाएगा, एग्जाम्पल्स देगा। इन उद्दीपकों का प्रयोग करके विद्यार्थियों का ध्यान अपनी ओर खींचेगा। उद्दीपक क्या होता है? स्टिमुलस। स्टिमुलस क्या होता है? कोई भी ऐसी चीज जो हमें एक्साइट करे, जिसकी तरफ हमारा ध्यान खींचे। ठीक है, वो स्टिमुलस होता है। ठीक
ठीक है? तो स्टिमुलस, तो टीचर जो है उसका काम क्या है, इस तरह से क्लास के अंदर रहना कि बच्चों का ध्यान खींच सके। तो कभी बोर्ड के ऊपर लिख रहा है, कभी टीएलएम दिखा रहा है, कभी बच्चों से सवाल पूछ रहा है, उदाहरण दे रहा है, तो अपनी क्लास को इंटरेस्टिंग बनाते हैं हम उद्दीपकों की मदद से। ठीक है? उद्दीपकों का प्रयोग करके विद्यार्थियों का ध्यान अपनी ओर खींचता है। उसका यह प्रयास एक जादूगर की तरह होता है जो अनेक प्रकार के चीजों को इस्तेमाल करके अपनी ऑडियंस का ध्यान अपनी तरफ खींचता है, उनके इंटरेस्ट को बनाए रखता है। शिक्षक भी कक्षा में खड़ा होकर एक ही मुद्रा में ना रहे। ऐसा नहीं आप एक ही जगह खड़े होकर हाथ बांध के खड़े होकर पढ़ाए जा रहे हो या टेबल पे चेयर पे बैठ के पढ़ाए जा रहे हो, नहीं, आप घूमते रहो। ठीक है? एक जगह से दूसरी जगह, रोज के बीच में घूमते रहो, सीट से सीट की तरफ घूमते रहो, बच्चों के पास जाओ, बच्चों से दूर जाओ। ठीक है? ये चीजें आपने करनी है, गतिविधि होती रहनी चाहिए। इस दशा में उद्दीपकों के प्रयोग में परिवर्तन लाना शिक्षक के लिए लाभप्रद होता है। तो ऐसे क्या होता है कि टीचर जो है स्टिमुलस बार बार एक तरीके से यूज कर लेता है। तो क्या क्या उद्दीपक होने चाहिए? पहला, मूवमेंट आ जाता है बेटा। एक जगह खड़े होकर मत पढ़ाइए, अलग अलग जगह घूमते रहिए, अपने हाथ पैर चलाइए। जब आप पढ़ा रहे हैं तो हाथों से इशारे करके पढ़ाइए ताकि बच्चों को और बेहतर समझ आए। फेशियल एक्सप्रेशन आपके अच्छे होने चाहिए, हाव भाव जिसको बोलते हैं। तो मुस्कुराना, हंसना, चेहरे के ऊपर जो भी चीजें फेशियल एक्सप्रेशन है, जिस तरह से आप पढ़ा रहे हो, कहाँ पे जोर देना है, स्ट्रेस देना है, इंटोनेशन देना है, ये सारी चीजें आपने ध्यान देनी है। स्वरों का आरोह अवरोह, यानी मेरी आवाज कब ऊंची होनी है, कब नीची होनी है, मेरी लय किस तरह से होनी चाहिए, ये सब ध्यान देना है। केंद्रण, फोकसिंग, कौन से पॉइंट पे मेरे को ज्यादा एम्फेसाइज करना है, कौन से पॉइंट पे कम एम्फेसाइज करना है, इसका ध्यान देना है। इंटरेक्शन स्टाइल में परिवर्तन। ठीक है? बच्चों के साथ अगर मैं वार्तालाप कर रही हूँ, ठीक है, और मेरा इंटरेक्शन किस तरीके से होना चाहिए, टीचर्स के साथ या बच्चों के साथ मेरा कैसा होना चाहिए। विराम, पॉजिंग, बीच बीच में मुझे रुकना चाहिए। ठीक है? बच्चों का ध्यान केंद्रित करने के लिए मुझे बीच बीच में उनके साथ मैं थोड़ा हंसी मजाक कर सकती हूँ, थोड़ा उनसे बात कर सकती हूँ, वार्तालाप कर सकती हूँ। ठीक है? फिर मौखिक दृश्य बदलाव, मेरे जो मौखिक रूप है उसमें मेरी जो बातें हैं उसके अंदर थोड़े से चेंजेस ला सकती हूँ मैं। विद्यार्थियों का क्रियात्मक सहयोग, बच्चों को मैं फिजिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व कर सकती हूँ ताकि बच्चे जो हैं वो बोर ना हो। ये आपका हिंदी खत्म हो गया। ठीक है? इसके अंदर 2019 के बाद से 2019, 21, 22, 19 से 22 तक के क्वेश्चन पेपर के पेज नंबर लिख रखे हैं मैंने सारे सॉल्व। कौन से पेज पे कौन सा आंसर मिलेगा वो फोटो मैं आपको खींच के भेज देती हूँ अभी। ठीक है? फोन कहाँ है मेरा? फोटोज भेज रही हूँ, पीडीएफ वीडियो बनाने में मुझे बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है? चलो, क्लास ओवर करते हैं। ठीक है? कल कौन सी, नेक्स्ट वीक कौन सी बुक